नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने फूड एक्ट का सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 3 तक की बात की थी। उसको हमने फूड एक्ट जो बेयर एक्ट है उसी से पढ़ा था। उसी में हमने इस डिटेल्ड डिस्कशन के बारे में चर्चा की थी। सेक्शन 1 में क्या लिखा है, सेक्शन 2 में क्या लिखा है, सेक्शन 3 में क्या लिखा है, एक्ट कब आया, एक्ट कब लागू हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्ट बॉडी कब बनी थी, है ना। तो ये संस्था कब बनाई गई थी, मतलब वापस से कि भाई जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है हमारे पास, है ना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि भाई ये जो संस्था थी 23 अगस्त 2006 को, सॉरी, ये जो एक्ट था वो 23 अगस्त 2006 को लाया गया था, लागू कब हुआ था 24 अगस्त को। उसी प्रकार से इस एक्ट के आधार पे एफएसएसआई संस्था कब बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी 2008 में। लेकिन संस्था लागू कब हुई थी या संस्था ऑपरेशनल कब हुई थी, 2011 से हुई थी। कब से हुई थी, 2011 से, ठीक है। खैर, आज हम सेक्शन 4 से अपनी कहानी को कंटिन्यू करेंगे, है ना। कहाँ से, सेक्शन 4 से अपनी कहानी को कंटिन्यू करेंगे। ये सेक्शन 3 तक हमने हमारी बात कर ली थी। सेक्शन 4 जो आएगा वो चैप्टर नंबर 2 के तहत आएगा। चैप्टर नंबर 2 का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो बॉडी है ना, जो संस्था है, जो निकाय है, उसी के बारे में चर्चा यहाँ पर की गई है, ठीक है। अब हम इसको बेयर एक्ट से ना पढ़ करके मेरे जो नोट्स हैं उससे पढ़ेंगे, पर्सनल नोट्स जो हैं उसमें से पढ़ेंगे। इसमें से इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ को क्या करना पड़ेगा, ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा। इससे बेहतर हम क्या कर लें, जो पहले से निकाल के रखा हुआ है उसी में से क्या कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 2 कहता है, जिसका नाम है चैप्टर 2 का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या नाम है उसका, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिसमें सबसे पहला सेक्शन क्या है, सेक्शन 4, है ना। इस सेक्शन 4 में क्या दिया गया है, इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। किसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, एक अथॉरिटी का। उस अथॉरिटी का नाम क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक प्राधिकरण का क्या किया गया है, गठन किया गया है। वो गठन का किसका है, एफएसएसआई का। कहाँ पर है, सेक्शन 4 में है। जब आप प्राधिकरण बनाते हैं तो उस प्राधिकरण के संबंध में जो भी बेसिक बातें होती हैं उनको भी आप क्या है बताते हैं। पहला क्या बताया आपने, किस प्राधिकरण को गठित करने का अधिकार किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बिल सेटअप द एफएसएसआई थ्रू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इस संस्था को गठित करने के लिए वर्ष 2008 में क्या किया गया, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इस संस्था को क्या किया जा सके, गठित किया जा सके, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन जारी करने की पावर कहाँ से आई, ये नोटिफिकेशन जारी करने की पावर इसी एक्ट से आई, जिस एक्ट को हम पढ़ रहे हैं। कहाँ से आई, सेक्शन 4 से आई। कहाँ से आई, सेक्शन 4 में ही ये पावर तो मेंशन जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो संस्था को बनाने की पावर कहाँ पे मेंशन है, सेक्शन 4 में मेंशन है। कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कभी भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, ठीक है। व्हाट इज एफएसएसआई, ये बात है कि, है ना, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब वापस से कि जो बॉडी होती है, गवर्नमेंटल बॉडीज होती हैं, वो 3 से 4 प्रकारों में डिवाइड की जाती हैं। पहली होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वो जो संविधान में क्या है वो लिखित हैं। संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में उनका क्या किया गया, मेंशन किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें आर्टिकल 315 में क्या मिल जाता है हमको, यूपीएससी मिल जाता है। तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है कि क्या हो गई वो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, ठीक है। ऐसे ही 324 में हमारा क्या मिल जाता है, चुनाव आयोग मिल जाता है। ऐसे ही अदर आर्टिकल्स हैं जहां से आपको एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। कुछ क्या होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लेकिन किसी न किसी लॉ में मेंशन है, किसी न किसी कानून में मेंशन है, किसी न किसी एक्ट में मेंशन है। जैसे एफएसएसआई एक्ट हो गया, उसमें हमारी ये बॉडी मेंशन है, इसलिए क्या हो गई, स्टैट्यूटरी हो गई। तीसरा जो प्रकार होता है वो क्या होता है, हम उसको कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती हैं, वो जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना ही लॉ में है, तो फिर कहाँ पे हो, तुम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनते हो, तुम एक कार्यपालिक आदेश सरकार जारी करती उससे बनते हो। जैसे उदाहरण के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग को आज खत्म करना है तो सरकार उसको एक ऑर्डर जारी करेगी और उसको खत्म कर देगी, उसके लिए उनको संसद के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो अब आता है कि statutory body created under the act to carry out the various powers and functions for our food safety and regulation। कौन से पावर, कौन से फंक्शन, वो सब इसी एक्ट में मेंशन है, which will we read further, ठीक है। चलो अगला आता है कि व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ दिस बॉडी। तो यह एक कॉर्पोरेट बॉडी है, सिंपल सी बात है ना। दूसरा कि इट हैज इट्स ओन नेम, परमानेंट एग्जिस्टेंस एंड अ कॉमन सील। अब ये परमानेंट एग्जिस्टेंस कहाँ पर होगा वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा इट कैन ओन और सेल प्रॉपर्टी, मेक कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। इसके अलावा फाइल लॉ सूट। अब वापस से कि किसी एक संस्था को बनाते हो तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। वो सब संसाधनों को जुटाने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है, हमने कहा कि इसका एक परमानेंट एग्जिस्टेंस होगा, ये बॉडी हमेशा बनी रहेगी।
ये बॉडी हमेशा बनी रहेगी, ठीक है, खत्म नहीं होगी ये बॉडी, ठीक है, जब तक कि सरकार ऐसा ना करना चाहे तब तक, ठीक है। तो एक परमानेंट एग्जिस्टेंस हो गया। दूसरा कि ये परमानेंट एग्जिस्टेंस के साथ कहीं किसी जगह पर बैठी होगी, तो जगह क्या है, इसका हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस कहाँ पर है, नई दिल्ली में। कहाँ पर है, देश की राजधानी नई दिल्ली में, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ अदर ऑफिसेस भी होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हम ब्रांच कहते हैं। ये ब्रांचेस के माध्यम से क्या किया जाएगा, ये संस्था दिल्ली में बैठ करके इन अपनी 4 ब्रांचेस के माध्यम से क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, है ना, उन 4 ब्रांचेस के माध्यम से क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 4 में आर्टिकल ना कह करके हम इसको क्या कहें, सेक्शन 4 कहें, है ना, प्रोविजन 4 कहें, वहां पर इतनी सारी बातें क्या है, ऑलरेडी मेंशन थी, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 4 यहाँ पर दिया हुआ है उसको हमने हमारे फॉर्मेट में पढ़ा, लेकिन पूरी बात यहाँ पे जो लिखी हुई है वो हमने उसमें क्या कर ली, कवर कर ली, ठीक है। ये हिंदी में उसी का वर्जन लिखा हुआ है। अब आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 का नाम क्या है, तो कहता है कंपोजिशन। अब तुमने एक संस्था बनाई ना, तुमने कहा कि एक संस्था बनाओगे, अरे तो संस्था में बैठ करके कोई तो आएगा ना, कोई तो आएगा, तो जो जो लोग आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, फसाई का कंपोजिशन क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पीआईक्यू क्लास अपन चला रहे हैं उसमें इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट के अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये जो संस्था है, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी संस्था हो तो उसमें एक चेयरमैन होता है, एक सीईओ होता है, कुछ सदस्य होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ चीजें होने वाली हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द फूड अथॉरिटी की बात करें, सबसे पहले क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ द फूड अथॉरिटी, है ना। द फूड अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन एंड 22 मेंबर्स, है ना, चेयरपर्सन 22 मेंबर्स। इसकी भाषा, 1 मिनट, थोड़ा सा भाषा में सुधार करेंगे हम, ठीक है। हाँ ठीक है। कितने लोग रहेंगे, तो चेयरपर्सन रहेगा, उसके अलावा क्या रहेंगे, 22 लोग रहेंगे, है ना। 22 लोग जो रहेंगे उनको हम क्या बोल देंगे, सदस्य बोल देंगे, ठीक है। अब उन 22 लोगों में से कितने, 1/3, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। कितने, 1/3 कौन रहेगा, महिलाएं रहेंगी, ठीक है। 22 में से 1/3 लगभग कितना बैठता है, 7 बैठता है। कितना बैठता है, 7 बैठता है। तो 7 महिलाएं, यहाँ पर वो संख्या भी पूछी जा सकती है कि 22 में से कितनी महिलाएं रहेंगी, 7 रहेंगी। पर यदि उसको परसेंटेज में जाए तो कितनी रहेंगी, 1/3 रहेंगी, है ना, कितनी रहेंगी, 1/3, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है कि ये जो मेंबर्स रहेंगे, है ना, ये जो 22 लोग रहेंगे, वो अलग अलग डिपार्टमेंट से, या अलग अलग डिपार्टमेंट ना कहकर सेक्टर से आएंगे, है ना, अलग अलग सेक्टर से आएंगे। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ, द फूड अथॉरिटी सेल कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन एंड द फॉलोइंग 22 मेंबर्स। फॉलोइंग 22 मेंबर्स मतलब जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। और उसमें से हमने 1/3 महिलाओं की ऑलरेडी बात कर ली थी, ठीक है। अब जो 22 मेंबर हैं उनमें से जो 7 मेंबर रहेंगे, है ना, वह अलग अलग क्षेत्रों से निकल करके आएंगे, ठीक है। और ये जो 7 मेंबर हैं, ये कोई भी मेंबर, 7 में से, इनमें से कोई भी मेंबर ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंक से कम का नहीं होना चाहिए। मतलब या तो क्या हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, या उससे ऊपर का अधिकारी हो, उससे कम का अधिकारी नहीं होगा, उससे कम का अधिकारी नहीं होगा। टू बी अपॉइंटेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, टू रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विथ, है ना। कौन कौन से साथ हैं, तो एग्रीकल्चर हो गया, कॉमर्स हो गया, कंज्यूमर अफेयर, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ, लेजिस्लेटिव अफेयर्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। वापस है कि एक फूड को आप वो करो, फूड इंडस्ट्री को इमेजिन करो, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से, व्यापार कर रहे हो, ठीक है, कोई उपभोक्ता होगा, ठीक है। इसके अलावा फूड जो रॉ मटेरियल आया था उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हो, ठीक है। और ये सब कुछ अल्टीमेटली आपके हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है, हेल्थ। और इसके पीछे कुछ ना कुछ लेजिस्लेटिव अफेयर्स चल रहे होंगे, कानूनी मामले चल रहे होंगे, न्यायपालिक मामले चल रहे होंगे। और ये सब कहाँ हो रहा है, छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज में हो रहा है, ठीक है। तो चूंकि 7 प्रकार के सेक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 7 प्रकार के डिपार्टमेंट्स इसमें मिल करके बैठ करके क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो ये 7 लोग 22 में से निकल गए, ठीक है। इसके अलावा 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम दी फूड इंडस्ट्री, है ना, 2 प्रतिनिधि कहाँ से आएंगे, फूड इंडस्ट्री से आएंगे, ठीक है। 2 रिप्रेजेंट फॉर द फूड इंडस्ट्री ऑफ विच 1 शैल बी फ्रॉम द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 रिप्रेजेंटेटिव फूड इंडस्ट्री से आएंगे, उनमें से एक कहाँ से होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आएगा। मतलब ये वाला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला अलग है, और ये वाला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला मेंबर अलग है, ठीक है। तो 7 हो गए पहले, फिर ये कितने हो गए, 2 हो गए। अब 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, जो भी नागरिकों के
अधिकारों के लिए या उपभोक्ता के अधिकारों के लिए, सॉरी, उपभोक्ता के अधिकारों के लिए काम करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां से 2 सदस्य आ जाएंगे। इसके अलावा 3 सदस्य फूड टेक्नोलॉजी या साइंटिस्ट जो रहेंगे, है ना, फूड टेक्नोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट जो रहते हैं, है ना, खाद्य वैज्ञानिक जो रहते हैं, वो 3 लोग आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया 7 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3। इसके बाद जो 5 सदस्य हैं, 5 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय रोटेशन एवरी 3 ईयर्स। 5 सदस्य क्या होंगे, रोटेशनली अपॉइंट होते रहेंगे। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। मतलब 5 लोग अभी अपॉइंट हो गए हैं तो ये पांचों के पांचों 3 साल बाद हट जाएंगे और कोई नए 5 सदस्य आकर के जुड़ जाएंगे। ये कहाँ से आएंगे, one each in a seriatim from a zones as specified in the first schedule to represent the states and the unions territories, ठीक है। तो 5 इनके क्या है, जोन है। आप एफएसएसआई एक्ट को खोलेंगे, है ना, एफएसएसआई एक्ट खोलेंगे और एफएसएसआई एक्ट के आखिरी में जाएंगे, सॉरी, है ना, ये तो एक्ट ही खुला हुआ था ना। यहाँ के इस एक्ट के आखिरी में जाओगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 जोन मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, है ना। ये देखो, तो कितने शेड्यूल हैं इस एक्ट में, 2 शेड्यूल हैं, है ना। पहले शेड्यूल में क्या दिया गया है, जोन का डिवीजन दिया गया है। दूसरे शेड्यूल में क्या दिया गया है, वो कानून जो इस एक्ट के लागू होने पर हटा दिए गए थे। कितने कानून हटाए गए थे, 8 कानून हटाए गए थे। कितने, 8 कानून, ठीक है। जोन कितने हैं, 5 जोन है ना। कितने जोन हैं, 5 जोन हैं। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 5, है ना। इस जोन के जो कैटेगराइजेशन दिया हुआ है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश किस जोन में फॉल करता है। तो मध्य प्रदेश फॉल्स इन 3rd जोन, है ना। किस जोन में, तीसरे जोन में। अब वही जो 5 सदस्य आपके आए हुए थे, है ना, जो 5 सदस्य आपके आए हुए थे वो इन्हीं 5 जोन में से आने हैं। 3-3 साल के उसमें रोटेशन पे आते रहेंगे, ठीक है। जैसे जोन 3rd में कौन है भाई, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। तो अभी 3 साल के लिए मध्य प्रदेश का बैठा, अगले 3 साल के लिए राजस्थान का, अगले 3 साल के लिए उत्तर प्रदेश का। इस प्रकार से घूमता रहेगा, ठीक है। इसके बाद 2 सदस्य कहाँ से आएंगे, किसानों के संगठन से आएंगे। 1 सदस्य कहाँ से आएगा, रिटेलर जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां से निकल करके वो आएगा, ठीक है। वही बात यहाँ पर भी क्या है, लिखी हुई है, ठीक है, जो हमने अभी समझी, ठीक। यहाँ तक हम बात कर रहे थे। 3 मिनट टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट और यूटीज हो गए, और 1 रिप्रेजेंटेटिव रिटेलर से, 2 रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से होगा, ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो ये क्या हो गए, 22 सदस्य यहाँ पर होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। यदि आप गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 2 1 3, 5 3 8, 3 11 12 13 14 15, और 15 और 7 कितना हो गया, 22 हो गया। और चेयरपर्सन क्या हो गया आपका, एक अलग व्यक्ति हो गया, ठीक है। अब आता है अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है। एक चीज जो एक्स्ट्रा आपको ध्यान में रखनी थी, वो ध्यान में रखनी थी कि जो 7 सदस्य आपने एक्स ऑफिशियो अपॉइंट किए थे, ये 7 सदस्य जो एक्स ऑफिशियो अपॉइंट किए गए थे, ये सब क्या होने चाहिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी होने चाहिए। चलो आगे, अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या आधार होगा इनकी नियुक्ति का। पहला, कोई स्पेसिफिक आधार नहीं दिया हुआ है। पहला क्या लिखा हुआ है, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ द कॉम्पिटेंस। कौन तय करेगा कॉम्पिटेंस है कि नहीं, है ना। पहला, अ ब्रॉड रेंज ऑफ रिलेवेंट एक्सपर्ट। अरे मेरे में भी उतना ही सारा ज्ञान है भाई, एक्सपर्टाइज है, मेरे को अपॉइंट कर लो, नहीं, ठीक है। तो कोई मतलब स्पेसिफिक वहां पे बात नहीं की गई है कि कौन किसको अपॉइंट किया जाएगा। बस कुछ रैंडम शब्द लिख दिए गए हैं, है ना, कि उच्च योग्यता होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता हो, देश भर में व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व हो। ये बात कुछ जमती नहीं है ना, ये कुछ बात जमती नहीं है। बट फिर भी अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया तो बाबू यही है, ठीक है। अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया तो यही रखा गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब आता है 3rd पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है ना। 3rd पॉइंट क्या कहता है हमारा इसमें, कि अध्यक्ष बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे ध्यान में रखना, जो भी सदस्य हैं, जो भी अध्यक्ष है, जो भी आएगा जाएगा, सबकी नियुक्ति कौन करेगी, हमेशा भारत सरकार करेगी, क्योंकि ये संस्था किसने बनाई है, भारत सरकार ने बनाई है, ठीक है। अब अध्यक्ष किसको बनाएंगे, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है ना, कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। बस एक जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्या, कि जो चेयरमैन है वो किस रैंक का अधिकारी होगा, सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होगा। किस रैंक का अधिकारी होगा, सेक्रेटरी रैंक का। जैसे हमने ऊपर देखा ना, इस जो 7 एक्स ऑफिशियो सदस्य थे अलग अलग फील्ड में से, वो किस रैंक के अधिकारी थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी अथवा उससे ऊपर के थे। और ये जो चेयरपर्सन रहेगा वो किस रैंक का अधिकारी होगा, चेयरपर्सन सेक्रेटरी नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। सेक्रेटरी या उससे ऊपर के रैंक का क्या होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आपके लिए सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है, कि चेयरपर्सन का जो रैंक होता है वो क्या होता है, सेक्रेटरी रैंक का होता है, ठीक है।
अब आता है अपॉइंटमेंट की प्रोसेस क्या होगी मेंबर्स के लिए, है ना। तो देखो अगेन कहीं पर भी अपॉइंटमेंट होता है, आप पढ़े होंगे इतने सारे कमीशंस बने हुए हैं, तो कहीं पर भी अपॉइंटमेंट हवाबाजी में नहीं होता है। एक कमेटी बनाई जाती है, सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, चयन समिति बनाई जाती है, ठीक है। वो चयन समिति क्या करती है, कुछ नामों को रिकमेंड करती है और उन नामों को क्या किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंसीडर करते हुए अपॉइंटमेंट किया जाता है। लेकिन ये बात किसके लिए हो रही है, ये बात 15 लोगों के लिए हो रही है, 7 के लिए नहीं हो रही। जो 7 थे वो क्या थे, एक्स ऑफिशियो थे। आखिरी में शब्द लिखा हुआ था ना एक्स ऑफिशियो। ये एक्स ऑफिशियो कौन होते हैं, आप दूसरे डिपार्टमेंट से आकर के बस यहाँ काम करिएगा, तब जब आपकी आवश्यकता पड़ेगी। जब आपकी आवश्यकता नहीं है तो आपको यहाँ पे आने की आवश्यकता भी नहीं है, काम करने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे हमने देखा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, कंज्यूमर अफेयर से, फूड प्रोसेसिंग से, अलग अलग 7 डिपार्टमेंट से आए ना लोग, तो उनको चयन की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी मिनिस्ट्री, उनका डिपार्टमेंट उनको क्या कर देता है, यहाँ पे अटैच कर देता है, भेज देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये पूरी की पूरी बातें कहाँ लिखी हुई थी, सेक्शन 5 में लिखी हुई है, ठीक है। कहाँ पर, सेक्शन 5 में लिखी हुई है। आखिरी पॉइंट सेक्शन 5 का है कि द चेयरपर्सन और मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस, ठीक है। कि जब तक तुम इस उसमें हो, क्या बोलते हैं, इस अथॉरिटी में काम कर रहे हो, तो इस अथॉरिटी में काम करने के दौरान तुम कभी भी किसी भी परिस्थिति में दूसरी जगह काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। बस यही बात लिखी हुई है, ठीक है। और ये छूट, ये कॉन्सेप्ट किस पे लागू नहीं होता, एक्स ऑफिशियो पे, जैसा कि हमने समझा कि वह दूसरे डिपार्टमेंट से आया इसलिए उस पे लागू नहीं होता। लेकिन एक्स ऑफिशियो मेंबर जिस डिपार्टमेंट से आया है, ये बात वहां के उस डिपार्टमेंट की गाइडलाइन में उसके लिए भी लिखी होगी, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब नहीं बैठता है, ठीक है। खैर, अब आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में क्या किया कहा गया, हमने कहा ना यहाँ पर कि भाई अपॉइंटमेंट कैसे होगा, एक सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से होगा। तो सिलेक्शन कमेटी के बारे में बात करनी पड़ेगी अब वो सिलेक्शन कमेटी के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 6 में लिखा हुआ है ना। कहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 6 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी सिलेक्शन कमेटी। एक सिलेक्शन समिति होगी, एक चयन समिति होगी, किसके लिए, चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए और मेंबर के अपॉइंटमेंट के लिए। चेयरमैन कितना, एक, मेंबर कितने, 15, ठीक है। मैं 7 मेंबर इसलिए हटा रहा हूं बार बार क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, वो क्या है, एक्स ऑफिशियो है, वो बस यहाँ पे क्या आ जाते हैं, अटैची के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। खैर, अब आता है कि फॉर्मेशन कैसे होगा इस सिलेक्शन कमेटी का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सिलेक्शन कमेटी फॉर्म करेगी। अब वो पास बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द आ रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई तो होगा। तो भाई इस सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन रहेगा, मिनिस्ट्री रहेगी। कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी, वो मिनिस्ट्री जो एफएसएसआई को कंट्रोल करती है। वो कौन सी मिनिस्ट्री है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना। और इस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मालिक कौन है, जगत प्रकाश नड्डा। कौन है, जगत प्रकाश नड्डा है वर्तमान में, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करी, वो सिलेक्शन कमेटी क्या करती है, नामों को रिकमेंड करती है, ठीक है। अब इस सिलेक्शन कमेटी में भी कोई होना चाहिए। भाई जिस तरीके से वो लोग क्या कर रहे हैं, काम करेंगे सिलेक्शन कमेटी में, तो एक व्यक्ति होगा, 4 व्यक्ति होंगे, 50 व्यक्ति होंगे, कितने व्यक्ति होंगे, कोई तो पहले से तय करके रखेगा ना। तो सिलेक्शन कमेटी कमेटी का कंपोजिशन क्या होता है, तो सिलेक्शन कमेटी के एक चेयरमैन होगा, जो कि कौन होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होगा, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी का एक चेयरमैन होगा, जो कि क्या होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का क्या होगा, अधिकारी होगा। एक बात, और लिटरली कहूं, इस पूरे में सिलेक्शन कमेटी के मामले में सिर्फ इतना ही ध्यान रखने की आवश्यकता है, बस खत्म। ये नीचे जो कहानी लिखी हुई है, ये सब ध्यान में रखने की आवश्यकता बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। तो सिलेक्शन कमेटी क्या होगी, एक काम करना है उसको, क्या काम करना है, कुछ नाम रिकमेंड करने हैं, किसके लिए, चेयरपर्सन और मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। ये जो सिलेक्शन कमेटी होगी कुछ लोगों के कंपोजिशन से मिलकर बनेगी। इस कुछ लोगों में एक चेयरमैन होगा, वो चेयरमैन कौन होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होगा। बाकी मेंबर होंगे कितने, 1 2 3 4, कितने मेंबर, 4 मेंबर, कितना, चेयरमैन, एक चेयरमैन, टोटल कितने लोग, 5 लोग। सिलेक्शन कमेटी में कितने लोग होते हैं, 5 लोग। तुम्हारे काम की सिर्फ 2 चीजें ध्यान में रखने की हैं, ठीक है। सेक्शन कौन सा है, 6। क्या बात की गई है, सिलेक्शन कमेटी की। कौन चेयरमैन होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। कितने सदस्य होंगे, 4। टोटल 5 लोग हैं, बट सदस्य 4 होंगे, एक क्या होगा, अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना। कई बार क्वेश्चन घुमा करके एग्जाम में आता है, क्या घुमा करके आता है, तो उसमें लिख देता है सिलेक्शन कमेटी कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी मेंबर अलोंग विथ चेयरमैन। तो जब हाउ मेनी मेंबर अलोंग विथ चेयरमैन लिखेगा तो तुमको क्या लगाना है, 5 लगाना है। और यदि सिर्फ लिखेगा कि कितने मेंबर होते हैं, चेयरमैन की कोई चर्चा नहीं किया, तो फिर तुमको क्या लगाना है, 4 लगाना है, ठीक है। वो बात यहाँ पर भी स्पेसिफाई की गई है, ठीक है।
अब वो कौन कहाँ से कैसे आएगा वो सब है ना, वो सब हमको मतलब नहीं है। वैकेंसीज का क्या होगा इसमें, वो सब का मतलब नहीं है। बस एक काम की जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सिलेक्शन कमेटी यदि आज बनाई गई है तो कितने दिन में नाम रिकमेंड करेगी, 2 महीने में। सिलेक्शन कमेटी यदि आज बनाई गई है तो कितने दिन में वो नाम को रिकमेंड करेगी, 2 महीने में नाम को रिकमेंड करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये बात उसमें क्या है, शामिल की गई है, ठीक है। बस हो गया, इतना ही काम का आपके इसमें है। ये धारा 6 की बात थी, सेक्शन 6 की बात थी, ठीक है। अब आता है हमारा सेक्शन 7 इसमें, है ना, क्या आता है, सेक्शन 7। सेक्शन 7 में चलें तो सेक्शन 7 कहता है कि टर्म ऑफ द ऑफिस, कि भाई तुमने क्या किया पहले, 4 के तहत एक बॉडी बनाई, एफएसएससीआई, ठीक है। जब बॉडी बनाई तो उसका कंपोजिशन बता दिया, कंपोजिशन बता दिया तो अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्शन कमेटी बनवा दी। अब जब सब कुछ हो गया तो जो आ गए हैं चेयरमैन और 15 सदस्य और 7 एक्स ऑफिशियो, ठीक है। ध्यान में रखना, अलग से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्स ऑफिशियो सदस्य कितने होते हैं, 7 होते हैं, वो भी ध्यान में रखना, ठीक है। एक अध्यक्ष होता है, 15 सदस्य होते हैं और 7 क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ध्यान में रखना। अब जब सभी लोग बैठ गए हैं तो इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्यों ना बताया जाए, कितने साल बैठेंगे, सैलरी क्या होगी, अलाउंस क्या होगा, सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, है ना, चेयरपर्सन के लिए और मेंबर्स के लिए। तो अब ये भी बताना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो हमारी हमारी फाइल में आ जाते हैं, टर्म ऑफ द ऑफिस की बात करते हैं। तो चेयरपर्सन और मेंबर्स का जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा कितना होगा, 3 साल का होगा। किन के लिए होगा ये, 15+1 के लिए। किसके लिए, 15+1 के लिए। जो एक्स ऑफिशियो है उसका यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अरे एक्स ऑफिशियो का रिटायरमेंट कब होना है, वो जिस डिपार्टमेंट से आए उस डिपार्टमेंट वाले तय करेंगे। हमारे पास तो सिर्फ तभी तक रहेगा जब तक कि उसका काम है। जिस दिन उसका काम नहीं है वो अपने डिपार्टमेंट वापस लौट सकता है, ठीक है। और यदि वो रिटायर हो चुका है तो कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, हमको इससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमको मतलब 15+1 से है कि 15+1 का रिटायरमेंट क्या, ऑफिस ऑफ टर्म क्या होगा, वो होगा 3 साल, ठीक है। कितना होगा, 3 साल, ठीक है। इसके अलावा दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर 1 एडिशनल टर्म ऑफ 3 ईयर। वापस से कि कितने साल तक वह पद में बैठ सकते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम वो 6 साल तक पद में बैठ सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक बार अपॉइंटमेंट होगा, एक बार रीअपॉइंटमेंट होगा। तो टोटल कितना हुआ, 6 साल हो गया। तो वापस से क्वेश्चन, आर द मेंबर्स ऑफ द एफएसएसआई एंड द चेयरमैन एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन द बॉडी, यस दे आर एलिजिबल। कितने टर्म के लिए, एक बार रीअपॉइंटमेंट हो सकता है मैक्सिमम। मैक्सिमम रीअपॉइंटमेंट कितना हो सकता है, एक बार हो सकता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब आता है एज लिमिटेशन, कि तुमने 6 साल लगा दिया, सॉरी 3 साल लगा दिया तुमने ऑफिस ऑफ टर्म, लेकिन कोई व्यक्ति क्या हुआ था, कोई व्यक्ति क्या हुआ था, सिंपल सा कहने का कि 63 साल में क्या हुआ था, इसका सदस्य बना था। अब 65 साल तो रिटायरमेंट की एज है। तो अब क्या करें, क्या 3 साल बैठा के उसको 66 तक चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। तो फिर अपर एज लिमिट भी होगी। तो अपर एज लिमिट क्या होगी भाई, चेयरपर्सन के लिए 65 साल है, मेंबर के लिए 62 साल है। तो 3 साल या 65 साल, 3 साल या 62 साल, अब इस तरीके से एकदम सही बैठेगा, ठीक है। तो अपर एज लिमिट कितनी होती है, 65 साल चेयरपर्सन के लिए, 62 साल मेंबर्स के लिए। मेंबर के लिए कम रखी गई है ताकि आगे उनको क्या मिल सके, चेयरपर्सन बनने का मौका मिल सके, ठीक है। एक बात, दूसरा कि वो क्या है, ऑफिस ऑफ टर्म कितना है, 3 साल का, ठीक है। अब आता है सैलरी अलाउंसेस और ऑफिस ऑफ टर्म, ठीक है। सैलरी अलाउंसेस ऑफिस ऑफ टर्म में सिर्फ इतना आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन प्रेस्क्राइब करेगा, कौन तय करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, बस खत्म। कौन प्रेस्क्राइब करेगा, कौन तय करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। किसके लिए, 15+1 के लिए। एक्स ऑफिशियो से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक्स ऑफिशियो से कोई मतलब नहीं है। 15+1 के लिए कौन तय करेगा, ऑफिस ऑफ टर्म, सॉरी टर्म ऑफ द सर्विस, सैलरी अलाउंसेस, ये कौन तय करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, ठीक है। अब आता है ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सीक्रेसी, मतलब इनको शपथ दिलवानी है ना, निजता की शपथ दिलवानी है। तो ये निजता की शपथ कौन दिलवाएगा, ठीक है। तो बिफोर एंटरिंग द ऑफिस द चेयरपर्सन एवरी मेंबर मस्ट टेक द एन ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सीक्रेसी, द फॉर्म, मैनर एंड अथॉरिटी बिफोर हुम द ओथ इज टेकन शैल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि कौन शपथ दिलवाएगा। अगेन वापस से ध्यान में रखना है इस चीज को, है ना, वापस से इस चीज को ध्यान में रखना है कि यहाँ कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है, यहाँ कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि शपथ कौन दिलाएगा, है ना। यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये सिर्फ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में यदि आप देखें, द चेयरपर्सन एवरी मेंबर शेल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मे एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ ऑफ द ऑफिस secrecy in such a form and a manner
एंड बिफोर सच अथॉरिटी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहेगी उस तरीके से क्या करेगी, वो ओथ की भाषा तय करेगी, उसका मैनर तय करेगी, और किसके सामने आप ओथ लेंगे वो तय करेगी, ठीक है। तो ये पूरी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और यह समय समय पर वो तय करते रहते हैं, पहले से तय करके आपको ये नहीं बताते हैं, ठीक है। अब आता है रेजिग्नेशन या रिमूवल, है ना, कि यदि आपको हटाया जाना है तो क्या कैसे हटाया जाएगा, और यदि आप रिजाइन करना चाहते हैं तो कैसे रिजाइन करेंगे। सबसे पहले आता है रेजिग्नेशन, आपको मजा नहीं आ रहा, आप रिजाइन करेंगे, ठीक है। ऑफिस से आप रिजाइन कर सकते हैं। कैसे रिजाइन करेंगे, रिटर्न लेटर के माध्यम से, और ऑफ एटलीस्ट 3 मंथ टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यदि आप आज रिटायर होना चाहते हैं तो आपको अब से 3 माह पहले बता देना चाहिए था कि आप इस तारीख को रिटायर होंगे, ठीक है। तो रिटायरमेंट के 3 माह पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस मीन टाइम में क्या कर सके, एक नया सदस्य ढूंढ सके, है ना, एक नया सदस्य ढूंढ सके, क्योंकि आपका पद खाली होगा तो कोई तो आकर के वहां बैठेगा। तो एक नया सदस्य खोजने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पहले से 3 माह पहले से बताना पड़ता है। क्यों, क्योंकि फिर सिलेक्शन कमेटी बनेगी, सिलेक्शन कमेटी 2 माह का समय लेगी, फिर वो बताएगी, तो तब तक में इस सब प्रोसेस में 3 माह लग जाएंगे, और 3 माह आपने भी ले लिए, ठीक है। तो इस तरीके से उसको रखा गया, ठीक है। अब आता है रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस, हटाया कैसे जाएगा। दे मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस मेंशन्ड इन सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, है ना। अभी हम सेक्शन 7 पढ़ रहे हैं, रिमूवल ऑफ द फ्रॉम द ऑफिस कहाँ मेंशन है, सेक्शन 8 में मेंशन है, उसको अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है, उसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस रिस्ट्रिक्शंस क्या रहते हैं, कि यदि आप रिटायर हो गए, है ना, तो क्या पाबंदियां रहेंगी आप पर। आफ्टर सीजिंग टू होल्ड द ऑफिस द फॉर्मर चेयरमैन और मेंबर कांट रिप्रेजेंट एनी पर्सन बिफोर दी एफएसएसएआई, है ना, एनी स्टेट फूड अथॉरिटी। वापस से देखो, कई सारे जो आयोग कमीशन रहते हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से रिटायर होने के बाद आप कहीं कोई नौकरी नहीं कर सकते हैं, कहीं कोई आप काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या कहा गया है, सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, कि यदि आप यहाँ से चेयरमैन या मेंबर के तौर पर रिटायर हो जाते हैं तो आप कभी भी किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व, किसी भी व्यक्ति का मैटर लेकर के एफएसएसआई या स्टेट अथॉरिटीज के पास नहीं जाएंगे। बाकी कहीं नौकरी करना है, कहीं जॉब करना है, आप करते रहिए, लेकिन वो काम कभी भी आप एफएसएसआई के सामने नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस एक ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, सेक्शन 5 में। अब जैसा हमने कहा कि इनका रिमूवल हो सकता है कहां से, सेक्शन 8 से, तो ये सेक्शन 8 आ गया। सेक्शन 8 में चेयरपर्सन और मेंबर्स के रिमूवल की बात की गई है ना, सेक्शन 8 में चेयरपर्सन और मेंबर्स के रिमूवल की बात यहाँ पर दोहराई गई है। सेक्शन 8 की अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे इसको हटाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आता है अथॉरिटी टू रिमूव, भाई जो अपॉइंट किया वो हटाएगा। अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया तो हटाएगा भी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, पहली बात, ठीक है। किसको, चेयरपर्सन को भी, मेंबर को भी, ठीक है। कैसे, एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया जाएगा, ठीक है। दिस पावर एग्जिस्ट डिस्पाइट द प्रोविजंस मेंशन्ड इन सेक्शन 7 रिगार्डिंग द टर्म ऑफ द ऑफिस। जब हमने ऊपर सेक्शन 7 पढ़ा ना, तो सेक्शन 7 में लिखा होता है रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस। तो रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस की पावर कहाँ पे लिखी हुई है, सेक्शन 7 में। और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस की प्रोसीजर कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 8 में। बात समझना, रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस की पावर कहां मेंशन है, सेक्शन 7 में, ठीक है। और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस की प्रोसीजर कहां मेंशन है, सेक्शन 8 में मेंशन है। वो प्रोसीजर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा। कैसे तय करेगा, ऑफिशियल ऑर्डर से तय करेगा, ठीक है। ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं, क्या किसी को हवाबाजी में हटा दोगे, नहीं भाई, कुछ दायरे होंगे। पहला एक क्या हो सकता है, फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी, कि भाई आपको दिवालिया घोषित कर दिया गया है ना, पहला क्या हो सकता है, आपको दिवालिया घोषित कर दिया गया। दूसरा क्रिमिनल कन्विक्शन, तुम कहीं मार धाड़ कर दिए, कहीं पकड़ा गए, एफआईआर हो गया, है ना, कोई ऑफेंस कर गए, ठीक है। इस प्रकार से तुम शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो गए हो, ठीक है, फिट नहीं हो। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कहीं और नौकरी बजाने लग गए तुम, है ना, जब कहीं और नौकरी करोगे तो यहाँ पे ऑफिस ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब्यूज ऑफ पोजीशन, तुम अपने पद का क्या कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, ठीक है। तो इन सब कारणों से भी क्या किया सकता, तुमको हटाया जा सकता है। तो कुछ वैलिड कारण होगा, जो वैलिड कारण यहाँ 5 कारण मेंशन है, उनके आधार पे आपको क्या किया सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद यार नीचे जो कुछ लिखा हुआ है वो सब बिल्कुल भी आपके यहाँ पे काम का नहीं है, ठीक है। तो ये सेक्शन 8 तक की पूरी क्या थी, हमारी बात थी किसमें, चैप्टर 2 में। अब चैप्टर 2 का जो सेक्शन 9 है, 10 है ना, इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। तो ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द फूड अथॉरिटी की बात की गई है। सेक्शन 10 में सीईओ की बात की गई है, उसके फंक्शंस की बात की गई है, ठीक है, उसको हम
देखेंगे। सेक्शन 11 में सेंट्रल एडवाइजरी अथॉरिटी की बात की गई है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, ठीक है, हमने इसका क्वेश्चन डिस्कशन किया हुआ है। जो सेंट्रल एडवाइजरी अथॉरिटी है उसके फंक्शंस की बात कहाँ की गई, सेक्शन 12 में की गई है, ठीक है। और सेक्शन 13 में किसकी बात की गई, साइंटिफिक पैनल होता है, वैज्ञानिकों का एक दल होता है, उसकी बात की गई है। एक क्या होती है, वैज्ञानिक समिति होती है, उसकी बात कहाँ की, सेक्शन 14 में की गई है। और सेक्शन 15 में क्या बात की गई, प्रोसीजर फॉर साइंटिफिक कमेटी एंड साइंटिफिक पैनल, ठीक है, उनकी प्रक्रिया क्या होगी साइंटिफिक कमेटी और साइंटिफिक पैनल की, ठीक है। इसके बाद फूड अथॉरिटी के फंक्शन क्या होते हैं, है ना, उसके कार्य क्या होते हैं, पावर्स क्या होती हैं, उनकी बात कहाँ पे की गई है, सेक्शन 16 में, जो कि बहुत सारी पावर्स दी हुई हैं। कुछ कुछ पावर जो हमारे काम की है उनको हम देखेंगे। इसके बाद प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, वो सेक्शन 17 में दिया गया है, फूड अथॉरिटी की प्रोसीडिंग्स के बारे में, वो हम देखेंगे। तो इसको हम सब जितने सेक्शन यहाँ पे हमने मेंशन किए वो सब हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में यहाँ पे बाइंड अप करेंगे, वरना क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर सोने लग जाते हो तुम लोग, ठीक है। तो इस क्लास में यहाँ बाइंड अप करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम चैप्टर 2 को खत्म करेंगे, चैप्टर 2 ऑफ द फूड एक्ट, है ना, जिसमें हम सेक्शन 9 से लेकर के सेक्शन 17 तक की विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।